हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 5 कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी कि एक संकर संकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्विसंकर संकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझते चलो और अपने नोट्स बनाते चलो। फिर से आपको याद दिलाऊंगी, आपको अपनी एनसीईआरटी किताब की हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो जैसे एक संकर संकरण में क्या होता था, हम एक लक्षण के मध्य निषेचन प्रक्रिया करवाते थे, यानी कि हम मटर का पौधा ऐसा लेते थे जिसमें सिर्फ एक लक्षण हो। लेकिन यहाँ पर हम मटर का पौधा ऐसा लेंगे जिसमें दो लक्षण मौजूद हों एक साथ, और उनके मध्य, उनके बीच में फिर निषेचन प्रक्रिया करवाई जाएगी। तो आप लिखते चलेंगे, दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया। दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक के द्वारा, जो कि अनुवांशिकी के जनक भी कहलाए जाते हैं। उदाहरण, बीज का आकार आपको पता ही है। आपको पहले वाले वीडियो में, सबसे पहले वाले वीडियो में मैं नोट करवा चुकी हूँ कि जो लक्षण होते हैं उनमें से कुछ प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी। तो जो बीज का आकार है उसमें प्रभावी लक्षण कौन सा था? प्रभावी लक्षण था गोल। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं राउंड। और इसका अप्रभावी लक्षण कौन सा था? झुर्रीदार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रिंकल्ड। क्या कहते हैं? रिंकल्ड। तो एक तो लक्षण ये हो गया, ठीक है, और दूसरा लक्षण कौन सा हो गया वो मैं यहाँ नोट कर रही हूँ। दूसरा लक्षण हो गया बीज का रंग। बीज का रंग में भी आपको पता है, जो प्रभावी लक्षण मैंने आपको लिखवाया था वो था येलो, यानी कि पीला रंग। पीला को कहते हैं येलो। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण जो था वो आपको पता है वो था हरा, यानी कि ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, हम दो लक्षणों को एक साथ लेकर निषेचन प्रक्रिया करवाएंगे। कैसे? मेंडल ने दो पौधे लिए, मतलब एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है। तो इस पौधे का जो बीज होंगे, जो मटर के पौधे के जो दाने होंगे, जो बीज होंगे, वो कैसे होंगे? गोल होंगे। और साथ में उनका रंग भी कैसा होगा? बीज का, उनका रंग येलो होगा। कैसे बताया? राउंड तो उसके बीज होंगे और येलो उनका रंग होगा। ये पहले पौधे की बात बताई मैंने आपको। दूसरे पौधे की अगर हम बात करें तो इसके बीज का आकार कैसा होगा? झुर्रीदार, यानी कि रिंकल्ड। गोल आकार के नहीं होंगे, ऐसे सिकुड़े टाइप होंगे, वो उन पे झुर्रियाँ पड़ी हुई होंगी। और साथ में जो उनका रंग होगा वो कैसा होगा? येलो। ठीक है, यानी कि झुर्रीदार हो गया, झुर्रीदार है और साथ में हरा रंग है। ठीक है, तो एक ही मटर के पौधे में ये दोनों लक्षण एक साथ मौजूद हैं और दूसरे पौधे में भी ये दोनों लक्षण एक साथ मौजूद हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए एक साथ प्रयोग करवाया जाता है। अब इसे हम समझेंगे
अनुवांशिक के तौर पे ये संभव होता कैसे, यानी कि इनके बीच हम निषेचन प्रक्रिया करके देखेंगे कि कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया, कैसे होती है इसे हम समझते चलेंगे। दो लक्षण है तो हमने यहाँ पे लिखा गोल और पीला, इनका निषेचन कराया हमने झुर्रीदार, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ये झू मतलब झुर्रीदार, और साथ में वो है हरा। ठीक है, आपको पता ही है कि एक को हम बनाते हैं इसमें नर और दूसरे को बनाते हैं मादा। ये आपको पता है, ये प्रतीक है, नर को ऐसे दर्शाते हैं जीव विज्ञान में और मादा को ऐसे दर्शाते हैं। और ये क्या है, ये है जनक, ये दोनों ही कहलाए जाएंगे जनक फर्स्ट। क्या कहलाए जाएंगे, पहले जनक। अब इनके मध्य निषेचन प्रक्रिया करवानी है तो सबसे पहले इनके प्रतीक बनाने हैं। आपको पता है एक लक्षण के लिए दो कारक या जिन्हें जीन कहते हैं वास्तव में, उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि इस लक्षण, इस गोल लक्षण को दर्शाने के लिए हम दो कारक का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही पीले लक्षण को दिखाने के लिए भी दो कारकों का इस्तेमाल करेंगे। सेम इसके लिए भी ऐसे ही होगा। कैसे, आइए देखते हैं। निषेचन प्रक्रिया करवाई R ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। जो सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैपिटल लेटर्स, हम बड़े अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण हैं। ये सब चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि कौन सी प्रभावी है, कौन से अप्रभावी लक्षण है। आपको वो टेबल, वो तालिका जो मैंने नोट करवाई थी, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पता लगा सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हाँ ये प्रभावी लक्षण है, तो इसके लिए हमें कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है प्रतीक के तौर पे। ठीक है, गोल यानी कि राउंड, इसलिए हमने राउंड शब्द के पहले अल्फ़ाबेट को लिया R, जोड़ी में उपस्थित होते हैं, आपको पता है। ऐसे ही ये भी जोड़े में उपस्थित होते हैं। अब जो ये रिसेसिव लक्षण है, यानी कि अप्रभावी जो लक्षण होते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। अब देख सकते हैं दोनों ही ये शुद्ध हैं। शुद्ध क्यों है, याद करते हैं एक बार फिर से। शुद्ध में जो दोनों कारक होते हैं वो बिल्कुल डिट्टो होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, यानी कि ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल है। ऐसा नहीं है कि एक कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। अगर ये होता है तो इसे हम संकर कहते हैं, यानी कि अशुद्ध भी कह सकते हैं, संकर भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिड भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके प्रतीक। अब इनमें से क्या बनेगा, अब इनके बनेंगे युग्मक। आपको पता है कि युग्मक बनने के लिए क्या होता है, अब इनके बनेंगे युग्मक। युग्मक बनने के लिए इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इन दो में से एक R आएगा, इन दो Y में से एक Y आएगा, यानी कि दो जीन उपस्थित है तो दो जीन में से एक जीन आ जाएगा। ऐसे ही दो Y में से एक Y आ गया, ये बन गया क्या, ये युग्मक बन गए। ऐसे ही सेम इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, छोटा r आ गया और छोटा y आ गया। अब इनके मध्य निषेचन प्रक्रिया संपन्न होगी। तो क्या होगा, एक बड़ा R ये आ गया, छोटा r ये आ गया, बड़ा Y ये आ गया, छोटा y ये आ गया। तो ये क्या बन गए, ये प्रथम पीढ़ी संतान होगी। प्रथम पीढ़ी संतान अथवा F1, इसे F1 जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आई थोड़ी सी, मैं फिर से एक बार क्लियर करती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, इन दो लक्षणों वाले पौधों के मध्य हमने निषेचन करवाया। ये इनके प्रतीक है, RRYY, छोटा RR, छोटा YY। अब जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो युग्मक बना। युग्मक में क्या हुआ, एक जीन आ गया R, ऐसे ही इसमें ये बड़ा Y आ गया, यहाँ पर छोटा R आ गया, यहाँ पर छोटा Y आ गया। अब फिर ये सारे मिल गए। ठीक है, बड़ा R, छोटा R, बड़ा Y, छोटा Y, तो ये प्रथम पीढ़ी की संतान बन गई, जिसे हम F1 जनरेशन भी कहते हैं, और पूरा नाम है इसका फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए आपको पता ही है,
यहाँ पर बड़ा आर और बड़ा वाई मौजूद है, यानी कि यहाँ पर प्रभावी लक्षण उपस्थित है। तो जिस वजह से हम यहाँ पर प्रभाविता का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रभाविता का नियम, जो कि मेंडल का पहला नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे हम कहते हैं। उसके अनुसार क्या था कि अगर दो जीन उपस्थित हैं और दोनों में से एक भी प्रभावी लक्षण उपस्थित है तो क्या होगा? हमारा जो प्रदर्शित होंगी चीज़ें, जो लक्षण प्रदर्शित होगा वो कौन से जीन का प्रदर्शित होगा? जो कि प्रभावी है। यानी कि नाम जो दिया जाएगा इस प्रभावी वाले का दिया जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम हो जाएगा अब गोल और पीला। क्या नाम हो गया इसका? गोल पीला। हालांकि अभी क्या हो गया? ये संकर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों आर बिल्कुल एक जैसे नहीं है। एक बड़ा आर है, छोटा आर है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संकर गोल पीला। ठीक है, आप ही नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रभाविता के नियम के अनुसार इसका नाम पड़ा ये गोल और पीला। अब आगे देखिए क्या होगा। सेम वही चीजें चल रही है, तो एक संकर संकरण में चली थी। अब F1 का स्वपरागण करवाएंगे। F1 का स्वपरागण करवाएंगे तो क्या होगा इसमें? ये जनक 2 बन गए। अब जनक 2 कौन सा हो गया? आर आर वाई वाई, यानी कि बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। स्वपरागण यानी कि बिल्कुल इसके जैसे के साथ में, छोटा वाई छोटा वाई। अब इसमें से भी एक को बना दिया नर, दूसरे को बना दिया मादा, क्योंकि लैंगिक प्रजनन है, यानी कि निषेचन 2 के बीच में करवाएंगे तो एक नर होगा और दूसरा मादा होगा इनमें से। अब इसमें युग्मक कैसे बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं करेंगे कि एक यहाँ पे आर उठा के रख दिया और यहाँ पर वाई उठा के रख दिया, नहीं। यहाँ पर ये वाली जो अवस्था है इसे बच्चों कहते हैं विषम युग्मज। क्या कहते हैं इसे? विषम युग्मज। तो इसीलिए यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो बहुत ही अलग तरीके से बनेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए जो 2 शब्द आपको पता होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समयुग्मज क्या है? समयुग्मज जिसे कहते हैं इंग्लिश में होमोजाइगस। तो समयुग्मज क्या होता है? जब एक एलील में दोनों जीन समान उपस्थित हो, यानी कि शुद्ध वाले जितने भी हैं। उदाहरण बड़ा टी, बड़ा आर, ठीक है, छोटा आर, छोटा टी। तो यहाँ पर क्या है? सम मतलब समान। जो ये एलील है, ठीक है, जो ये जोड़ीदार है, इनमें दोनों जोड़े बिल्कुल समान है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है और एक छोटा है। यहाँ पर दोनों ही कैपिटल टी है, दोनों ही कैपिटल आर है, दोनों ही स्मॉल आर है, दोनों ही स्मॉल टी है। तो इसलिए इन्हें कहते हैं समयुग्मज, समान। ठीक है, यानी कि जो लक्षण उपस्थित है, लक्षण के दोनों जीन कैसे हैं? वो बिल्कुल समान होते हैं। तो इसकी परिभाषा आप खुद लिखेंगे, मैं आपको समझा रही हूँ। समयुग्मज के अंतर्गत लक्षणों में समान जीन की उपस्थिति होती है, इसीलिए इन्हें समयुग्मज कहा जाता है। ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। अगला जो इसका विलोम शब्द है समयुग्मज का, वो है विषम युग्मज। क्या कहते हैं इसे? विषम युग्मज। इंग्लिश में इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस। क्या कहते हैं इसे? हेटेरोजाइगस। अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है? बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। ठीक है, इस तरीके के लक्षण इसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि एक लक्षण को दर्शाने वाले जो जीन होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो आपको ये दोनों ही परिभाषा ध्यान रखनी है। समयुग्मज और विषम युग्मज क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे हम दोबारा से आते हैं, हम यहाँ पर निषेचन प्रक्रिया करवा रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये वाली जो स्थिति है बड़ा आर छोटा आर, ये विषम युग्मज है, यानी कि दोनों जीन यहाँ पर अलग अलग है। तो जो इनके युग्मक बनेंगे बच्चों वो ऐसे बनेंगे, इनके युग्मक कैसे बनेंगे, इनके युग्मक बनेंगे 4, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। 4 युग्मक बन गए इसमें। जबकि आपने देखा होगा जो पहला था गोला गोल और पीला मीन, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, उस समय कितने युग्मक बन रहे थे, उस समय युग्मक बन रहा था एक युग्मक बन रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब विषम युग्मज वाली अवस्था होती है तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है 2 की पावर n। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ युग्मक, या आपको एक सूत्र बता रही हूँ, आप नंबर ऑफ युग्मक निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, 2 की घात n। यहाँ पर n क्या चीज़ है, ये है यहाँ पर विषम युग्मजों की संख्या, विषम युग्मजों की संख्या। अब विषम युग्मजों की संख्या कितनी है यहाँ पर 2, एक तो ये हो गया पूरा विषम युग्मज और दूसरा हो गया ये विषम युग्मज। ठीक है, ये मैं आपको सूत्र बता रही हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि भाई विषम युग्मज वाली अवस्था में कितने युग्मक बनेंगे। नंबर ऑफ युग्मक हम निकाल सकते हैं 2 की घात n, जिसमें n है विषम युग्मजों की संख्या। अब विषम युग्मज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं, एक तो ये हो गया बड़ा आर छोटा आर, एक लक्षण ये, दूसरा लक्षण ये बड़ा वाई छोटा वाई, तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए, यानी कि 2 की पावर 2। तो ये कितना हो गया 2 × 2 = 4, यानी कि टोटल जो युग्मक बनेंगे वो कितने बनेंगे यहाँ पर 4 बनेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ही बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस वाले सूत्र से। ये 2 की पावर 2 ही क्यों लिखी मैंने यहाँ पर, ये 2 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर विषम युग्मज जो है वो 2 हैं। आप 4 नहीं करेंगे कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना है, लक्षण देखने हैं कि टोटल लक्षण है 2 लक्षण हैं यहाँ पर, ठीक है, और दोनों ही लक्षण कैसे हैं, विषम युग्मज हैं, समान युग्मज नहीं है, यानी कि सम युग्मज नहीं है वे, ठीक है। इसलिए एक लक्षण के लिए एक संख्या, दूसरे लक्षण के लिए दूसरी संख्या, यानी कि टोटल कितने हो गए 2, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 की घात 2। तो इसीलिए यहाँ पर जो युग्मक बने हैं इस तरीके से कितने बने हैं 4 बने हैं। इसका निषेचन इसके साथ करवा दिया, यानी कि बड़ा आर बड़े वाई के साथ मिल गया एक बार, फिर यही बड़ा आर छोटे वाई के साथ मिल गया, ऐसे ही छोटा आर बड़े वाई के साथ मिला, फिर छोटा आर छोटे वाई के साथ मिल गया। तो ये तो बन गए इस नर के 4 युग्मक। ऐसे ही इस मादा, मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा नीचे करके दिखाना पड़ रहा है, कोशिश कीजिएगा कि आपके ये सामने सामने हो, यानी कि ये वाले इधर को हो थोड़े से और इसके युग्मक भी इसके सामने ही लिखे जाए, आप कॉपी में ऐसे ही नोट करेंगे। इसके भी सेम ऐसे ही युग्मक बनेंगे, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, एक बार इसको लेना है बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, इसका काम खत्म। अब इस छोटे आर को लेंगे, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। आप देख सकते हैं समान है बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसके युग्मक भी समान ही होंगे, सेम ही होंगे आई मीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये युग्मक बन गए। अब इन सभी के मध्य निषेचन करवाना है, तो ये आपको याद होगा मैंने आपको एक पुनेट वर्ग के बारे में बताया था, पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया था। उस पुनेट स्क्वायर के द्वारा हम क्या करेंगे, द्वितीय पीढ़ी की संतानों को निकालेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था पुनेट स्क्वायर के बारे में, जैसे हिंदी में कहते हैं पुनेट वर्ग भी कहते हैं। इसकी खोज जो थी वो पुनेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। पूरा उनका नाम था रिग्नाल्ड सी पुनेट। ये इन
वैज्ञानिक का नाम था, तो अपने नाम पर ही इन्होंने इस फॉर्मूले का, इस स्क्वायर का नाम रख दिया, पुनेट वर्ग, जिसके द्वारा संतानें प्राप्त की जाती है, संतानों का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये चीज़ अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपको याद होगा इस तरीके से बनाया था, सीधी लाइन में। ठीक है, आपको पता है एक तरफ यहाँ पर नर को दर्शाएंगे, दूसरी तरफ मादा को दर्शाएंगे। नर के युग्मक जो भी अभी निकले थे 4 युग्मक, वो 4 युग्मक यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही मादा के वो 4 युग्मक यहाँ लिख देंगे। नर के 4 युग्मक थे बड़ा आर, बड़ा वाई, बड़ा आर, छोटा वाई। ठीक है, फिर छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा आर, छोटा वाई। सेम ऐसे ही युग्मक मादा के भी थे, तो वो भी ऐसे उतार देंगे। छोटा वाई, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा आर, छोटा वाई। इस तरीके से हम इनके मध्य अब निषेचन प्रक्रिया करवा के क्या करेंगे, सेकंड फीलियल जनरेशन के संतानों को देखेंगे, कौन कौन सी संतान बन रही है। जो जिसके सामने है उसका मिलान करेंगे। यहाँ पे लिख दिया बड़ा आर। कोशिश करना है आपको कि ऐसे नहीं लिखना कि आर वाई उतार दिया और फिर आर वाई उतार दिया बन गया, नहीं। कोशिश करना है कि जो अल्फाबेट है वो एक साथ ही उतरे। ये वाला जो बॉक्स है इसे थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए। ठीक है, इसको आप ऐसे बड़ा आर, एक बार इसका आर, दूसरी बार इसका आर, बड़ा वाई, फिर बड़ा वाई। आई बात समझ में ये कैसे हुआ? दोनों बड़े आर हैं तो लिख दिए साथ में, दोनों बड़े वाई हैं वो साथ में लिख दिए हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे एक आर बड़ा इसका भी है, दूसरा आर इसका भी बड़ा है, इसका बड़ा वाई है और इसका छोटा वाई। ठीक है, अब ऐसे आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में, तब आएगा समझ में और अच्छे से। बड़ा आर और छोटा आर, मैं यहाँ पर छोटा आर और फिर बड़ा आर लिख सकती थी, लेकिन जो तरीका है वो पहले बड़ा लिखने का है, इसलिए आप यही क्रम और यही तरीका याद रखेंगे। बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, बड़ा वाई। ऐसे ही बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। आई बात समझ में? अब इसके सामने भी आप ऐसे ही देखेंगे क्या हो रहा है। बड़ा आर, बड़ा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई। यहाँ पर बड़ा आर, छोटा वाई, छोटा वाई। फिर बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई। बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, बड़ा वाई, बड़ा आर, छोटा आर, फिर छोटा वाई, छोटा आर। दोनों ही यहाँ पर रिसेसिव है, ये भी छोटा आर है, ये भी छोटा आर है, पर दोनों वाई जो है वो कैसे हैं, बड़े हैं। वाई, छोटा वाई। तो यहाँ पे बड़ा आर, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, फिर बड़ा आर, छोटा आर, छोटा वाई, छोटा वाई। दोनों आर यहाँ पर छोटे हैं, एक बड़ा वाई है और एक छोटा वाई है। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, दोनों ही छोटे आर हैं और दोनों ही छोटे वाई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल संतानें आई हैं दूसरी पीढ़ी की, वो कितनी आई हैं, वो आई हैं यहाँ पर 16। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 तो एक तरफ है, 1 2 3 4, 4 4 16, यानी कि 4 है एक क्रम में और टोटल हमारी 4 9 है, तो 4 गुणा 4 16, 4 4 16। तो ये टोटल संतानें कितनी हैं, 16 संतानें आ गई हैं। अब इनका नाम भी देना है। नाम के लिए आपको प्रभाविता का नियम हमेशा याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको बड़ी नज़र आ रही है यहाँ पे, उनको ही यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, उनके अनुसार ही नाम रखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गोल पीला, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ गो और पी, इस तरीके से गोल पीला। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे नाम होगा इसका, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आर हैं, तो गोल और ये कैसा हो गया, पीला। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी गोल हो गया और पीला, ये भी गोल हो गया और हो गया पीला। अगर एक भी
लेटर जो है, एक भी अक्षर जो बड़ा है तो बस उसका ही नाम आपको रख देना। तो यहाँ पर चारों कैसे आए, गोल और पीला आए हैं यहाँ पर। ये आप अपनी कॉपी में खुद प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ये कोई रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, रट कभी भी नहीं पाएंगे ये चीज़ें, समझना है बस, कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी नाम हो गया गोल पीला, ये हो गया गोल। यहाँ पे दोनों ही छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं यानी कि यहाँ पर पीला नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हरा आएगा, गोल पीला। ये क्या हो गया, गोल हरा। और ये क्या हो गया, गोल पीला। ये हो गया आपका गोल पीला। ये हो गया आपका झुर्रीदार, दोनों यहाँ पर छोटे आर हैं तो ये हो जाएगा आपका झुर्रीदार और पीला। ऐसे ये भी हो गया आपका झुर्रीदार, यहाँ पे बड़ा वाई था, झुर्रीदार और पीला। ऐसे ये वाला जो था आपका गोल पीला, ये हो गया आपका गोल हरा। हरा क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पर छोटे वाले। ये हो गया आपका झुर्रीदार पीला, ये हो गया आपका झुर्रीदार और कितना, ये नाम हो गया हरा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आप खुद इनके नाम रखेंगे, प्रभाविता का नियम ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमें निकालने हैं दो अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात निकालने के लिए आपको पता है कि हम सीधा देखेंगे कि यहाँ पर गोल पीला वाले कितने हैं, ऐसे मटर के दाने कितने हैं जिनका आकार गोल है तथा उनका रंग पीला है। तो यहाँ पर आप इनकी गिनती करेंगे, देखेंगे 4 ये हैं, 4 ये, 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, आप देख सकते हैं इस पूरी तालिका में टोटल गोल और पीला नाम कितने हैं, 9 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया संख्या 9। इसी तरीके से देखेंगे गोल और हरे कितने हैं, गोल और हरे कितने हैं, तो ऐसे ही आप गिनेंगे इनमें। देखिए ढूंढिए कहाँ पे गोल हरे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 हो गए। तो गोल और हरे कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ झुर्रीदार, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, झुर्रीदार और पीला कितने हैं, यहाँ गिनेंगे यहाँ पर झुर्रीदार और पीले कितने हैं, गिनो कहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो ये भी कितने हो गए आपके, 3 हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर झुर्रीदार हरे कितने, यहाँ पे लिख रही है ना, जगह नहीं है, झुर्रीदार हरा कितना है, तो झुर्रीदार और हरा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर संख्या मैंने क्या लिख दी, 1। क्या लिख दी मैंने, 1 लिख दी है बच्चों। तो इसीलिए जो अनुपात हो गया है लक्षण प्रारूप अनुपात, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, जो हमें देखने पे नज़र आ रही हैं चीज़ें, वो है 9:3:3:1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, यानी कि 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये हो गया है लक्षण प्रारूप अनुपात। ये तो हो गया ये। अगली जो चीज़ है वो है जीनोटाइपिक रेशियो, यानी कि जीन प्रारूप अनुपात जिसे हिंदी में कहते हैं। तो वो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे कि एक संकर क्रॉस में निकाला गया था। आपको देखना है कि जैसे ये बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, क्या इस तरीके के और यहाँ पर हैं, आपको ढूंढना है, ऐसा और कहीं नहीं। तो इसके लिए आपने लिख दिया 1। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद निकालना है कि इसके जीन प्रारूप अनुपात कितना निकलेगा। तो ये जो चीज़ें आ गई हैं बच्चों, ये वाली जो चीज़ निकली है इसे हम कहते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो ये किसमें निकला है, द्विसंकर क्रॉस में निकला है लक्षण प्रारूप अनुपात कितना, 9:3:3:1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये निकालना आना चाहिए।
मैं आपको होमवर्क जो दे रही हूँ वो होमवर्क ये है कि आपको जीन प्रारूप अनुपात निकालना है। जीन प्रारूप अनुपात जो है वो आपको निकालना है। कैसे निकालना है वो आप कोशिश करेंगे, मुझे अपनी कॉपी में नोट करके बताएंगे, भेजेंगे मुझे व्हाट्सएप पे। आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर जो आएगा वो आएगा 1:2:4:1:2:1:1:2। ये आएगा आपका जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैंने यहाँ लिख दिया तो आप इसे लिख देंगे, आपको लिखना है कि ये एक क्यों आया है। आप देखेंगे कि बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा वाई इस तरीके के सिर्फ एक ही है, इसीलिए यहाँ पर ये एक लिखा गया है, बाकी की आप सारे खुद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात समझकर हम आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो एक नियम बाकी है मेंडल का और बाकी की और भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।